शिलालेख कहिए या प्रशस्ति कहिए, इन प्रशस्तियों के बारे में या शिलालेखों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का अपना जो बिंदु है, आज हम जिस प्रशस्ति की बात करने वाले वो आपके सामने है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ प्रशस्ति प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए एकलिंगनाथ प्रशस्ति की, सर्वप्रथम हम किसी भी प्रशस्ति की बात करें तो सबसे पहले हम यूं पूछे जाते हैं कि ये प्रशस्ति कहाँ मिलती है। ठीक है, फिर इसकी खोज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसकी भाषा की बात करते हैं, उसके बाद इससे हमें किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एकलिंगनाथ प्रशस्ति है, ये मिलती है कैलाशपुरी गांव में। कहां पर मिलती है? कैलाशपुरी गांव। प्यारे बच्चों, कैलाशपुरी गांव है वो उदयपुर में। यदि हम इस प्रशस्ति की बात की जाए, इसकी भाषा, प्यारे विद्यार्थियों, इसकी भाषा संस्कृत है। मैंने आपको पहले सिखाया, अभी भी कह रहा हूं, राजस्थान में जितनी भी प्रशस्ति और शिलालेख मिले हैं उन सब की अधिकांश भाषा संस्कृत और राजस्थानी मिलती है। ठीक है, एक बात यदि और किया जाए, जैसे यह प्रशस्ति मिलती है एक मंदिर के पास। किसके पास मिलती है? एक मंदिर के पास में मिलती है। याद रखना, ये जो मंदिर है ये पाशुपत और लकुलिस नामक संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, यहां पर इस मंदिर के अंतर्गत राजस्थान में एकमात्र चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा, चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है। याद रखना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर कहिए। ठीक है, जिस मंदिर की दीवारों पर यह प्रशस्ति मिलती है वो मंदिर का नाम है एकलिंगनाथ मंदिर। इस मंदिर को हम कहते हैं क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इस मंदिर को हम बोलते हैं एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंगनाथ मंदिर। सीधा प्रश्न यूं भी आ सकता है, एकलिंगनाथ मंदिर है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में उदयपुर में स्थित है, याद रखना। और ये एकलिंगनाथ मंदिर है, ये पाशुपत कहिए या फिर लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है भैया। ठीक है, इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो निर्माण करवाया था बप्पा रावल। बप्पा रावल या हम काल भोज, एक ही नाम है, करवाया गया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है वो एकलिंगनाथ मंदिर है, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। इसकी भाषा संस्कृत में है और इसके इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो लेखक है महेश भट्ट। लेखक कौन है? महेश भट्ट है। और ये जो एकलिंगनाथ मंदिर है ये पाशुपत या लकुलिस, अब देखिए इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस नामक ऋषि ने की थी। नामक ऋषि द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई और इस संप्रदाय का ये राजस्थान का मंदिर है जिसे हम एकलिंगनाथ मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलिंगनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं भैया। और ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जहां पर चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी लेकिन कहीं पर यह चीज नहीं पढ़ी कि चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा, कहीं पर भी नहीं। तो एकमात्र आप मंदिर कहिए या एकमात्र जगह जहां पर चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कहिए, यूं कह सकते हैं चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग भगवान शिव का है, तो यूं कह सकते हैं राजस्थान में भगवान शिव का यह सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, सबसे बड़ा मंदिर है भाई। ठीक है, जहां पर चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है इसी एकलिंगनाथ मंदिर में, जो किस संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपत या लकुलिस नामक संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रशस्ति मिलती है वो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति ये कैलाशपुरी उदयपुर में जहां पर ये मंदिर स्थित है वहां पर इसे मंदिर को एकलिंगनाथ मंदिर कहते हैं। यहाँ पर चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा, राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा आप मंदिर मानिए। ठीक है, ये बात याद रखना भाई। एक बात और कहते हैं, ये जो मंदिर था इसका पुनर्निर्माण निर्माण तो करवाया था काल भोज ने, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने, जो सांगा के पिता थे। इस मंदिर का पुनर्निर्माण, इस मंदिर का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण करवाया था महाराणा रायमल के द्वारा। रायमल ने, रायमल कौन थे भाई? सांगा के पिता थे। किसके पिता? महाराणा सांगा के पिता थे जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एकलिंगनाथ प्रशस्ति, तो एकलिंगनाथ जो प्रशस्ति है इससे हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, किन किन के बारे में हमें जानकारी मिलती है एकलिंगनाथ प्रशस्ति से? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि बात की जाए एकलिंगनाथ प्रशस्ति से तो पहली जानकारी मिलती है गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश का इतिहास और इसके अलावा काल भोज कहिए या फिर बप्पा रावल कहिए द्वारा संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। इन्होंने राजा के काम से संन्यास लिया था, तो संन्यास लेने का उल्लेख भी इसी एकलिंगनाथ प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और क्या मिलती है? यूं मिलती है, एक हरित ऋषि हुए थे, उन्होंने बप्पा रावल की उपाधि दी थी काल भोज को। बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि द्वारा
ठीक है, यही जानकारी हमें एक लिंगनाथ प्रशस्ति से मिलती है। और इसके अलावा इस मंदिर का पुनर्निर्माण आपको पता है रायमल द्वारा, ठीक है, और बप्पा रावल से मंदिर का पुनः निर्माण महाराणा रायमल द्वारा करवाया। और इसके अलावा बप्पा रावल से लगाकर, किससे लगाकर, बप्पा रावल से महाराणा रायमल तक, बप्पा रावल से महाराणा रायमल तक की जानकारी मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला उल्लेख मिलता है गुहिल वंश का इतिहास। फिर हमें जानकारी मिलती है काल भोज और बप्पा रावल द्वारा संन्यास लेने की। बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि द्वारा दी गई थी। इस मंदिर का, मंदिर कौन सा, एक लिंगनाथ मंदिर। एक लिंगनाथ मंदिर कहां पर है, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां है, तो प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा रायमल, बप्पा रावल से रायमल तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसी प्रशस्ति से मेवाड़ राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी एक लिंगनाथ प्रशस्ति जिसकी हमने चर्चा की। ध्यान से देखिएगा, कैलाशपुरी गांव है, भाषा इसकी संस्कृत है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, बात करें आपसे किस संप्रदाय से रिलेटेड है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। लेखक महेश भट्ट है, मंदिर एक लिंगनाथ है। संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण रायमल ने करवाया और एकमात्र चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला एक शिलालेख है, यहां प्रशस्ति कही है आमेर का शिलालेख। कहां का, आमेर का शिलालेख। प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का शिलालेख आमेर दुर्ग, जयपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कछवा वंश, कछवा वंश की जानकारी बहुत बार पूछा गया भाई। यह शिलालेख आमेर दुर्ग में प्राप्त हुआ है भाई। आमेर दुर्ग कहां पर है, जयपुर में है। यूं मानिएगा, एक राजा हुए थे पृथ्वीराज कछवा, नाम था पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र थे। विशेषता क्या है, होने के कारण इन्होंने आमेर को 12 भागों में विभक्त यहां बांटा था। आमेर को कितने भागों में बांटा, 12 भागों में। बांटने का कारण क्या, एक पृथ्वीराज कछवा नामक शासक हुए थे जिनके 12 पुत्र थे, और कछवा वंश की जानकारी है वो इसी आमेर के शिलालेख से मिलती है। एक थे मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है ना, उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, वही जयपुर के थे मिर्जा राजा मान सिंह। ये मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी, ठीक है। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिलती है आमेर के शिलालेख में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि बात की जाए आमेर के शिलालेख की, सबसे पहली जानकारी, आमेर के शासकों को इस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। किस शिलालेख में, आमेर के शिलालेख में आमेर के राजाओं को या शासकों को क्या कहा गया था, रघुवंश तिलक कहा गया था। इसी शिलालेख में जमुवाई रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख मिलता है। किसका, जमुवाई रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसी शिलालेख में जहांगीर की प्रशंसा की गई और एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है निजाम शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये अपने इस आमेर के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, इसको भी जरूर आप जहन में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आती है रणकपुर प्रशस्ति। क्या आती है, रणकपुर प्रशस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दो बात मैं बता दूं। यहां पर एक जैन मंदिर है जिसे हम रणकपुर
जैन मंदिर या चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर नाम की कोई जगह नहीं है, ये प्रशस्ति पाली में मिलती है, सादड़ी के निकट। ठीक है, मंदिर का नाम रणकपुर है, रणक और पुर दो आप मान लीजिएगा पहाड़ी थी। ठीक है, एक तरफ रणक दूसरी तरफ पुर, इन पहाड़ी के कारण एक तरफ रणक दूसरी ओर पुर नामक पहाड़ी के कारण रणकपुर नाम पड़ा। ठीक है, नहीं तो रणकपुर नाम का कोई स्थान नहीं है। यह प्रशस्ति हमें मिलती है सादड़ी के निकट। और प्यारे विद्यार्थियों, सादड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पाली में पड़ता है। किस में पड़ता है? पाली में पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति, इसको नागरी व संस्कृत दोनों भाषा में लिखित है। रणकपुर प्रशस्ति है वो नागरी व संस्कृत दोनों भाषा में लिखित है। अब ये जो प्रशस्ति मिलती है रणकपुर प्रशस्ति, इस रणकपुर जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर, मंदिर की दीवार पर रणकपुर प्रशस्ति कहां मिलती है? रणकपुर जैन मंदिर की दीवार पर मिलती है। अब याद रखिएगा, इस यदि इसमें जानकारी की बात की जाए तो इसमें मेवाड़ राज्य के इतिहास की जानकारी और क्या मिलता है? दूसरी बात एक और मिलती है महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नाम रणकपुर नहीं है, रणक और पुर नाम की दो पहाड़ी है, संस्कृत और नागरी दोनों भाषाओं में लिखित है। कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है और इसके प्रशस्तिकार थे देपाक या देपा, प्रशस्तिकार देपाक कहिए या देपा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं रणकपुर प्रशस्ति के बारे में मिलती है। और यदि मंदिर की बात की जाए, मंदिर निर्माण तो दर्णक शाह ने करवाया, दर्णक शाह ने करवाया। और मेरे प्यारे बच्चों, दर्णक शाह है वो कौन थे? दर्णक शाह महाराणा कुंभा का वित्त मंत्री था, महाराणा कुंभा के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने रणक और पुर नामक पहाड़ियों के बीच एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम रणकपुर जैन मंदिर या फिर चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी थी रणकपुर प्रशस्ति, जिसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसके बाद में बात की जाए, एक है, यदि अपन छोटी सी प्रशस्ति की बात करें तो देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, केवल कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और विष्णु स्तंभ वो अलग है। यह है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये अलग है भाई। ठीक है, लेकिन विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दो है चित्तौड़ दुर्ग में। ये भी प्रशस्ति कहां मिलती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दो स्तंभ मिले, याद रखिएगा। ये आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है ये कीर्ति स्तंभ। कहां पर मिलती है? एक कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में, वहां पर यह प्रशस्ति मिलती है। याद रखना, यह कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था जीजाग ने। यह है, यह 7 मंजिला इमारत है और वो विजय स्तंभ 9 मंजिला, 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण जीजाग ने करवाया। और इसमें जानकारियां क्या मिलती है हमें? महाराणा हमीर सिसोदिया, किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमीर सिसोदिया की उपलब्धियों के बारे में। महाराणा हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है भैया। ठीक है, चलिए, विजय स्तंभ और वो प्रशस्ति अलग थी, ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली प्रशस्ति है समिधेश्वर, समिधेश्वर प्रशस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये समिधेश्वर प्रशस्ति भी कहां पर मिलती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए, एक मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर है जिसे हम भोज मंदिर कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण, इसका निर्माण परमार शासक, परमार शासक राजा भोज ने करवाया। इसी मंदिर को हम त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, नाम सुनना, समिधेश्वर प्रशस्ति, भोज मंदिर, परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया, वहां पर मिलती है। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने। इस मंदिर का
पुनर्निर्माण, यही मंदिर है। एक मंदिर और बना रहा हूं मैं यहां पर, इसी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोकल मंदिर। जब महाराणा मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तो इस मंदिर के दरवाजे पर दोनों तरफ दो शेरों की मूर्ति स्थापित की। किसकी? दो शेरों की मूर्ति, दो शेरों की मूर्तियां स्थापित की इसी मंदिर को। किसको? भोज मंदिर को, जिसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था, जिसे हम त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं महाराणा मोकल। पुनर्निर्माण करवाने के कारण इसे हम मोकल मंदिर कहते हैं, ठीक है। और महाराणा मोकल ने इस मंदिर के दरवाजे पर या इस मंदिर के ऊपर दोनों ओर दो शेरों की मूर्तियों की स्थापना की, इसलिए इस मंदिर का नाम दे दिया समिधेश्वर मंदिर। क्या नाम दे दिया? इसी मंदिर को कहा जाने लगा समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर नाम दिया गया, ठीक है। याद रखना भाई, मंदिर यही था, भोज मंदिर, ठीक है। और भोज मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया, इसलिए इसका नाम समिधेश्वर मंदिर दे दिया। यह भी संस्कृत भाषा में है, यह समिधेश्वर प्रशस्ति है, यह संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रशस्ति में 75 श्लोक है भैया। कितने श्लोक है? 75 श्लोक है, ठीक है। तो ये थी अपनी समिधेश्वर प्रशस्ति। और एक याद रख लेना, इससे हमें जानकारी मिलती है, जो ये मंदिर था ना, इसमें मोकल के पुत्र कुंभ ने इसी मंदिर में क्या किया? मोकल के पुत्र कुंभ ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा इसी मंदिर में की, समिधेश्वर मंदिर में, इसी मंदिर में की। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रशस्ति और शिलालेख है अपना चीरवा का शिलालेख। किसका शिलालेख है? चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम चीरवा के शिलालेख की बात की जाए तो चीरवा गांव उदयपुर में, चीरवा गांव उदयपुर में है। इसकी लिपि है नागरी लिपि। लिपि कैसी है भैया? नागरी लिपि है। और इस चीरवा के शिलालेख में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि इस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है भाई, सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? चीरवा के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इसमें जानकारी मेवाड़ के इतिहास की और बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो था सती प्रथा का उल्लेख, जिसको हमने जानकारी पढ़ ली और हासिल कर ली, ठीक है। अंतिम प्रशस्ति है आज की, जिसे हम नेमिनाथ, नेमिनाथ प्रशस्ति, नेमिनाथ प्रशस्ति, जिसे हम तेजपाल, तेजपाल प्रशस्ति या वास्तुपाल प्रशस्ति कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है ये भी भाई। इसकी विशेषता क्या है? ये प्रशस्ति देलवाड़ा के जैन मंदिर में मिलती है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है भैया? आबू पर्वत पर, जिसे हम माउंट आबू कहते हैं। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। यहाँ जैन मंदिर क्या है? 5 मंदिरों का समूह है भाई। क्या है? 5 मंदिरों का समूह है माउंट आबू, आबू पर्वत पर। आबू पर्वत कहाँ है? सिरोही में, जहां पर नेमिनाथ, तेजपाल या वास्तुपाल प्रशस्ति मिलती है। यहाँ पर एक मंदिर है, जिस मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर यहाँ पर एक प्रशस्ति मिलती है, जिसे हम नेमिनाथ, तेजपाल या वास्तुपाल प्रशस्ति कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है भैया? संस्कृत है। और इसके वास्तुकार सोमेश्वर थे। वास्तुकार कौन थे भाई? सोमेश्वर। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रशस्तिकार थे चंडेश्वर। प्रशस्तिकार कौन थे? प्रशस्तिकार थे चंडेश्वर। और इस प्रशस्ति से हमें जानकारी क्या मिलती है? आबू के शासक धारावर्ष का उल्लेख, आबू के शासक, आबू के शासक धारावर्ष का उल्लेख एवं उसकी उपलब्धि, एवं उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमने क्लास में बहुत सारा अभिलेख और प्रशस्तियों के बारे में पढ़ी। एक अंतिम छोटी सी प्रशस्ति अभिलेख है ये, एक है घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? घटियाला अभिलेख है भैया, घटियाला अभिलेख, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, घटियाला अभिलेख कहां पर मिला है? घटियाला अभिलेख जोधपुर में मिला है। इसकी भाषा कौन सी है? ये भी संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, जोधपुर में एक घटियाला गांव है। इसका नाम घटियाला अभिलेख क्यों पड़ा? जोधपुर में एक गांव है घटियाला, घटियाला गांव जोधपुर में, इसलिए इसका नाम घटियाला अभिलेख। इसकी भाषा संस्कृत है। लेखक थे मग। इसके लेखक कौन थे? लेखक मग थे। एक इसकी और जानकारी है, इस यदि शिलालेख की बात की जाए तो इसके उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर कौन थे? उत्कीर्णकर्ता, ठीक है। और एक छोटी सी है, केवल नाम याद रखना, हर्षनाथ प्रशस्ति। केवल नाम याद रखना, बाकी कोई खास विशेषता नहीं है भैया, ठीक है। एक है हर्षनाथ प्रशस्ति और एक किराडू का लेख, किराडू का लेख या किराडू के लेख। अब देखिए, हर्षनाथ जो प्रशस्ति है वो है हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है भैया? सीकर में है। और किराडू के जो लेख है वो किराडू मंदिर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक याद रखिएगा,
यहां पर मिलता है परमाणुओं का वंश क्रम, परमाणुओं का वंश क्रम मिलता है, और ये हर्षनाथ है, ये अल्लट द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारी प्रशस्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का जो पहला भाग था पुरातात्विक सामग्री, उसका पहला भाग अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, वो तो कंप्लीट हुए। इसका दूसरा पार्ट है सिक्के और तीसरा पार्ट है मृदबांड, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास की बात कर रहे थे, और प्यारे बच्चों, हम राजस्थान के इतिहास के स्रोतों की बात कर रहे थे। यदि हम एक बार से बात करें तो मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी बता दूं। जैसे देखिएगा, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे यदि मैं इससे पूर्व की थोड़ी बात करूं इतिहास के स्रोतों की, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक हमने पुरातात्विक सामग्री पढ़ी थी, पुरातात्विक सामग्री। दूसरा, विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही टॉपिक अपन आज शुरू करेंगे। तीसरा, हम साहित्यिक क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक धार्मिक और एक धर्मोत्तर, दो चीजों की बातें की थी। ठीक है, अब देखिए, पुरातात्विक सामग्री की बात करें तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने तीन चीजें देखी। एक तो अभिलेख, दूसरा हमने सिक्के पढ़े थे, और प्यारे बच्चों तीसरा इसमें टॉपिक है मृदभांड। ठीक है, अब देखिए, यदि हम इसकी बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों में एक तो शिलालेख होते हैं। क्या होते हैं? शिलालेख। एक होते हैं स्तंभ लेख, या होती है प्रशस्ति, या होते हैं गुहलेख। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और प्यारे बच्चों, अभिलेख के बारे में यूं कहा गया था, सर्वप्रथम लिखवाने का काम, सर्वप्रथम लिखवाए तो सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। किसने? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा वो ईरान से या ईरान के शासकों से मिली थी। ठीक है, इसी अभिलेख के अंतर्गत हम शिलालेख, स्तंभलेख, प्रशस्ति और गुहलेख। प्यारे विद्यार्थियों, ये शिलालेख किसी भी मंदिर या किसी तालाब या किसी बावड़ी के किनारे मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? शिलाओं कह दीजिएगा, या फिर पत्थरों कह दीजिएगा, या फिर दीवारों, दीवारों पर उत्कीर्ण। ठीक है, अब देखिएगा, ये इनसे अधिकांशतः हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी, ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए तो सामाजिक है, राजनीतिक, धार्मिक, ऐसी कुछ चीजों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारे प्रशस्ति। वैसे प्रशस्ति को यदि अलग से कहा जाए तो प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा, प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने की थी सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में। राजस्थान में तो सबसे पहले बप्पा रावल ने या काल भोज ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। और यदि भारत की बात करें तो एक कुषाण शासक हुए थे, विमकरफिशियस, जिसने सोने के सिक्के चलाए। और शक शासक हुए थे, शक शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, और राजस्थान में चांदी का सबसे बड़ा या सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां पर मिला था? रेंड। रेंड स्थान कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? टोंक में। ठीक है, इस और जो प्राचीन समय में सिक्के प्रचलित थे उन्हें हम आहत सिक्के या आहत मुद्राएं, और उन्हें हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, और यह जानकारी हमने सिक्कों के बारे में हासिल की। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें मृदभांड की, तो मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने मिट्टी के बर्तनों के केवल स्तर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्तर। तो हमने जाने थे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मृदभांड, इनके हमने तीन स्तर, तीन स्तरों के बारे में, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट या बाकी विशेष कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। वैसे सबसे पहले देखा जाए तीनों स्तरों में, तो पहला निम्न स्तर होता है। ठीक है, निम्न स्तर होता है। दूसरा होता है मध्यम स्तर, और तीसरा होता है उच्च स्तर। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, जो उच्च स्तर के होते हैं ये चित्रित धूसर कलर के, जिन पर चित्रों का भी अंकन होता है। मध्यम स्तर के होते हैं ज्यादा काला व हल्का, ज्यादा काला व हल्का लाल रंग के जो मृदभांड हुआ करते थे उनको हम मध्यम स्तर के कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन बर्तनों का कलर गहरा लाल व हल्का काला होता था उनको हम निम्न स्तर के बर्तन। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केवल
बाकी खास कोई विशेषता इनकी नहीं है, क्योंकि हम इतिहास के स्रोतों से रिलेटेड यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन हमें मिलता है तो इतिहासकारों से रिलेटेड या मिलता है अभिलेखों से रिलेटेड या मिलता है सिक्कों से। बहुत कम चांस बनता है कि मृत भांड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आ भी जाता है तो यूं पूछ सकते हैं मृत भांड होते क्या है? मिट्टी के बर्तन होते हैं और इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये मिट्टी के बर्तन 3 स्तर के हुआ करते थे, ठीक है? निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के, ठीक है? चलिएगा, तो ये जानकारी एक बार फिर से मैंने आपको बता दी कि मृत भांड के बारे में आप क्या जानते हो। क्लियर सी बात है? चलिए, अब इतिहास के स्रोतों का जो पहला टॉपिक था अभिलेख, जिसमें हमने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख पढ़े और अभिलेख के बाद में दूसरा हमने सिक्के, तीसरा था ये मृत भांड। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। वैसे मेरे प्यारे बच्चों, इन सब की नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है उनकी पीडीएफ भी जब भी ये क्लास होगी पूर्ण इस इतिहास के स्रोतों की, उसके बाद में आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिएगा, उसमें आपको यदि कोई एक्स्ट्रा जानकारी अच्छी लगी तो आपको नोट्स में मिल भी जाएगी। आज अपना इतिहास के स्रोतों का प्रथम टॉपिक पूरा, पुरातत्व सामग्री। सेकंड टॉपिक है विदेशी यात्री कहिएगा या इतिहासकार है, जिनको आज हम पढ़ेंगे। आज अपना दूसरा टॉपिक है इतिहास के स्रोतों का, यहाँ तो चाहे विदेशी यात्री कहिए या फिर इतिहासकार कहिए, इतिहासकार, ठीक है? चलिएगा, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतिहासकार की बात की जाए तो आपके सामने मैं कुछ बातें करूंगा। एक हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ेंगे, कर्नल जेम्स टोड। एक हम पढ़ेंगे कवि राजा श्यामल दास दधिवाड़िया, श्यामल दास दधिवाड़िया। एक हम पढ़ते हैं एलपी टेस्सीतोरी। एक हम पढ़ेंगे गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इतिहासकार खूब हुए, चाहे विदेशी यात्री की बात की जाए, लेकिन जिनका हमारे राजस्थान के इतिहास के बारे में ज्यादा योगदान है। अब जैसे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है? इसलिए हम इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? फिर अपन पढ़ेंगे कवि राजा उपाधि मिली थी, ठीक है, श्यामल दास दधिवाड़िया के बारे में, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्रसिद्ध, उसका नाम था वीर विनोद। हम इतिहासकारों की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता पढ़ेंगे, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक से हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जो सिरोही के रोहिड़ा गांव, ठीक है, एलपी टेस्सीतोरी, ये विदेशी लेखक थे। और कर्नल जेम्स टोड की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और एक पुस्तक लिखी थी द सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसको 1829 में और इसको 1832 में, ठीक है, राजस्थान के इतिहास के। और मेरे प्यारे बच्चों, कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक जानकारी मैंने आपको पहले लिखवाई थी, जब ये 1822 में भारत में आए थे 1798 में, ठीक है, और 1822 में वापस ये इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड जाते समय एक मानमोरी शिलालेख था, जिसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मानसरोवर झील के तट पर चित्तौड़गढ़ में मिला था। इस शिलालेख को वापस इंग्लैंड लेकर जा रहे थे, इसका वजन अधिक होने के कारण इस शिलालेख को समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी कुछ जानकारी हैं कर्नल जेम्स टोड की, इसलिए हम बाकी इसके अलावा खूब सारे ऐसे इतिहास हुए हैं। हम केवल इतिहासकार का नाम और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की, ये भी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, उनका नाम और उन्होंने किस पुस्तक की या किस ग्रंथ को लिखा, केवल ये भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उनके बारे में भी जानकारी या जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जिस इतिहासकार या अपन कह सकते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने इतिहासकार हैं, इस टॉपिक की यदि शुरुआत की जाए तो सबसे पहले हम इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। अब मैंने कहा था इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने का कारण भी अभी मैंने आपको संक्षिप्त बताया। जैसे देखिए, सबसे पहले देखा जाए कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो इनके जन्म की बात की जाए, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को, 20 मार्च 1782 को। ये कर्नल जेम्स टोड है, ये मूलतः स्कॉटलैंड के, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के निवासी, ठीक है। और इनका जो जन्म होता है वो इस्लिंगटन और इस्लिंगटन प्रांत है, ये इंग्लैंड में था। कहां पर था भाई? इंग्लैंड में। तो ये एक इंग्लैंड के इतिहास हुआ करते थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नाम याद रखिएगा। यानी हम पढ़ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को होता है, ठीक है। अब यदि मृत्यु की बात की जाए, जन्म 1782 में, मृत्यु होती है 18 नवंबर 1835 को, 18 नवंबर 1835 को। अब देखिए, इसके अलावा थोड़ी यदि और छोटी जानकारी हम देखें, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था जेम्स टोड। नाम क्या था? जेम्स टोड। अब हम इसे कर्नल जेम्स टोड क्यों कहते हैं? तो कर्नल की तो भारत में इनको उपाधि मिली थी, ठीक है, और कब मिली थी? 1813 में। इस बात को याद रखना। तो पिता का तो नाम क्या था? जेम्स टोड था। माता का नाम क्या था? मेरी हेटली। माता कौन थी? माता थी मेरी हेटली। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम याद रखना, पत्नी थी जूलिया कल्टरबक। क्या नाम था? जूलिया कल्टरबक इनकी पत्नी का नाम था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम कर्नल जेम्स टोड की बात करें
तो जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को। इस्लिंगटन इंग्लैंड में हुआ। मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे। मृत्यु 18 नवंबर 1835 को होती है। पिता का नाम जेम्स टोड था, माता मेरी हेटली, पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग था। अब देखिए, हमें हमारे भारत के बारे में पढ़ना है। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम भारत में आए कब थे? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में सबसे पहले भारत आए थे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर आए? राजस्थान में पढ़ना है हमें तो 1806 में। कब आए थे? 1806 में आए। अब देखिए, राजस्थान में इनके गुरु हुए थे जिनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। याद रखना भाई, ये एक जैन मुनि थे और ये थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। कहां के थे? भीलवाड़ा में जैन मंदिर है, वहां के थे ये, ठीक है। ये इनके गुरु थे। इसलिए राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड कहां आते हैं? मांडलगढ़ में आते हैं। और मांडलगढ़ कहां है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है भाई, ठीक है। चलेगा, तो सबसे पहले भारत में आने की बात की जाए 1798। अब देखिए, भारत में आने की बात को यदि विस्तृत समझाता है तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड 17 वर्ष की उम्र में, किस वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी। 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में भारत आए। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड भारत में 1798 में आते हैं। कब आते हैं याद रखना, और उनकी उम्र कितनी थी? यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा इन्हीं के साथ। और एक बात यदि करें तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखिएगा, अभी हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से हम जानते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये मेवाड़ व हाड़ौती के पीए, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे राजस्थान में। और पॉलिटिकल एजेंट उस समय घोड़ों पर घूमा करता था, इसलिए इसे घोड़े वाले बाबा कहा गया। अब देखिए एक बात और, कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि सन 1813 ईस्वी में जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1835 में मृत्यु हुई। इससे कुछ समय पहले सन 1822 में वापस इंग्लैंड चले गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए, जब ये वापस इंग्लैंड गए थे 1822 में, तो एक शिलालेख था जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1822 में वापस इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख अधिक भारी होने के कारण, अधिक भार के कारण इस शिलालेख को टोड ने समुद्र में फेंक दिया। किस में फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम कर्नल जेम्स टोड ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, या कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखा। इसलिए हम इनको राजस्थान के इतिहास के जनक या राजस्थान के इतिहास के पिता में कहा जाता है। क्लियर? एक तो मानमोरी शिलालेख के बारे में याद रखना, कब जाते हैं 1822 में फेंकने। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान का क्रमबद्ध तरीके से कहो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा, इसलिए राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता में। भारत में इनको 1813 में कर्नल की उपाधि दी गई थी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के पीए बनकर आए सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट, और वो उस टाइम घोड़े पर घुमा करते थे अधिकांश है, इसलिए लोग सब इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 में, याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने पीछे कहा कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यदि इसमें बात की जाए 1829 में होता क्या है, एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक के दो भाग थे। पहला भाग था ये द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कहिए या राजपुताना। ये पुस्तक का आप प्रथम भाग मान सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा था सन 1829 में। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी पुस्तक में
राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान नामक शब्दों का उल्लेख मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी पुस्तक के कारण ही कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक हो या पितामह, ठीक है, उसका यही कारण था। ठीक है, और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा सन 1832 ईस्वी में इस पुस्तक का दूसरा भाग, 1832 में इसका दूसरा भाग है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखिएगा, यह अपनी पुस्तक का आप द्वितीय भाग मान लीजिए, जिसकी रचना 1832 में की गई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही चीजें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या राजपूताना पुस्तक का प्रथम भाग है। इस भाग में राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्दों का उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन या राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। इसलिए हम कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं। इसी पुस्तक का एक दूसरा भाग है जिसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, सन याद रखना, 1829 में राजस्थान के लिए राजधानी रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के नामकरण की बात आती है तो ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद यदि 1829 के बाद में 1832 की बात की जाए तो देखिएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी 1832 में, जो कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक के पहला और दूसरा दोनों भाग माने जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इन दोनों पुस्तक का यदि अपन यूं बात करें, जैसे यूं कह सकते हैं कि संपादन किसने करवाया था इन दोनों पुस्तकों का, या ये जो दो भाग थे इन पुस्तकों का संपादन करवाया था विलियम क्रुक ने। दोनों ही पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है भाई, याद रखना 1829 वाली पुस्तक है, उसी के कारण ही हम कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात याद रखना, जो ये पुस्तक है इसमें कर्नल जेम्स टोड ने यूं भी लिखा था कि राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी रणभूमि नहीं हो। शौर्य और बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पग पर, वैसे थर्मोपोली यूरोप में है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोली है, पग पग पर थर्मोपोली जैसी भूमि है, यानी जहां की भूमि शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है, ये जमीन राजस्थान में पग पग पर आपको मिलेगी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोली है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक पुस्तक और है, पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। देखिएगा, एक बात बताऊं, हम यदि कर्नल जेम्स टोड की बात की जाए, जन्म हुआ था 1782 में, इसको हम कह सकते हैं ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखिएगा, 20 मार्च 1782 में कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है। ठीक है, भारत में 1799 में आते हैं, 1806 में राजस्थान में आते हैं और 1822 में वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। 1829 में ये पुस्तकें लिखते हैं, ठीक है, और 1832 में भी संपादन करवाते हैं विलियम क्रुक। लेकिन एक पुस्तक थी पश्चिम भारत की यात्रा, ये सन 1839 में लिखी गई थी, 1839 ईस्वी। अब देखो, यहां बात कंफ्यूज यूं होती है कि आप कहोगे सर जेम्स टोड की मृत्यु, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? 18 नवंबर 1835 को। तो सर ये 39 वाला मामला क्या है? तो इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की पत्नी ने करवाया, पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग करवाया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वो तो है ही, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया वो भी है, एक है पश्चिमी भारत की यात्रा, इसको भी आप जरूर याद रखिए। तो इस प्रकार हमने ये सारी जानकारी तो पढ़ी थी। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। मैं पीछे चलता हूं अगले इतिहासकार में पढ़ने से पहले। ठीक है, आप देखिएगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में, आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट जो मैं जैसे जैसे पेज घुमा रहा हूं आप इनको पढ़ते रहिएगा। कर्नल जेम्स टोड जन्म कहां हुआ, मूलतः कहां के निवासी थे, पढ़ते रहिएगा, आगे देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ में फटाफट। भारत में कब आए, राजस्थान में कब आए, गुरु कौन थे, सर्वप्रथम राजस्थान में किस स्थान पर आते हैं, भारत में वो किस किस रूप में आए थे, सैन्य अधिकारी के रूप में, राजस्थान में किस रूप में आए थे, राजस्थान में मेवाड़ के और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बन के, पीए,
ये किसे बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। जल्दी करिएगा, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, इनको पढ़िएगा फटाफट से, जल्दी करिएगा। फिर देखिएगा उपनाम, पुस्तकों के नाम, इनकी जानकारी, ठीक है, सारी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया। चलिए सर, दूसरे एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास दधीवाड़िया। देखिएगा, सब आप नाम से जानते हो इन्हें, लगभग बहुत सारे लोग, ठीक है। सबसे पहले इनके जन्म की बात की जाए तो 5 जुलाई 1836 को कहां पर होता है? ढोलकिया गांव भीलवाड़ा में है। और मेरे प्यारे बच्चों, कवि राजा श्यामल दास है, ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। नाम याद रखना, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। यानी कवि राजा, यदि बात की जाए इनकी पुस्तक या ग्रंथ जिनकी इन्होंने रचना की थी, उसका नाम है भाई वीर विनोद। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, वीर विनोद की रचयिता या वीर विनोद नामक ग्रंथ किस इतिहासकार ने लिखवाया था, ठीक है। अब देखिएगा, ये वीर विनोद जो ग्रंथ है, इसकी हमें जानकारी देखिएगा। ये अवधी भाषा में लिखा गया, इसको लिखने में 21 वर्षों का समय लगा और 1 लाख रुपए लागत, ठीक है। इसी वीर विनोद ग्रंथ किस भाषा में है मेरे प्यारे बच्चों? अवधी भाषा में। 21 वर्षों का समय लगता है, 1 लाख रुपए की लागत लगती है। अब यूं देखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह के तो कैसे थे? दरबारी कवि थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो ये कवि राजा श्यामल दास थे, ये 3 मेवाड़ के शासकों के कृपा पात्र भी थे, ठीक है। अब देखिए, कृपा पात्र किन किन के कृपा पात्र थे? तो एक तो थे शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। 3 शासक हुए थे जिनके ये कृपा पात्र थे। अब देखिए, अपन बात करते हैं वीर विनोद नामक ग्रंथ की। वीर विनोद को लिखवाना आरंभ करवाया किसने? शंभू सिंह ने। सज्जन सिंह ने इस ग्रंथ को पूर्ण करवाया और मेरे प्यारे बच्चों, फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर एक बार पाबंदी लगा दी थी। लेकिन कवि राजा जो श्यामल दास है, ये तीनों ही शासकों के क्या कैसे थे? कृपा पात्र थे, ठीक है। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात की जाए कवि राजा श्यामल दास की, इनकी मैं उपाधि की बात करता हूं। उपाधि, 2 उपाधियां दी गई थी। एक तो कवि राजा श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि और एक दी गई थी कवि राजा की उपाधि। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए केसर ए हिंद उपाधि की बात करें तो दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और मेरे प्यारे बच्चों, कवि राजा की यदि उपाधि की बात की जाए तो कवि राजा की उपाधि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, क्योंकि कवि राजा श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई। अब देखिएगा, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? वीर विनोद नामक जो ग्रंथ लिखा था, वीर विनोद। प्यारे बच्चों देखिएगा, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए, सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी इसमें जानकारी मिलती है महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 8 फोर्ट 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। याद रखना भाई, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है महाराणा कुंभा का। बहुत बहुत और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। यानी महाराणा कुंभा ने राजस्थान में टोटल 8 फोर्ट दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखिएगा, यानी यूं कह सकते हैं हम, राजस्थान की स्थापत्य कला
के जनक माने जाते हैं महाराणा कुंभा। ठीक है, अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, प्यारे बच्चों सुन लेना। एक मारवाड़ के शासक हुए थे जिनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? मारवाड़ के शासक जिनका नाम था विजय सिंह, और विजय सिंह की पासवान जिसका नाम था गुलाब राय। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इन दोनों को किसी उपाधि दी गई है, इसलिए मैं इसके नाम बता रहा हूं। एक तो मारवाड़ के शासक विजय सिंह की बात की जाए, और एक इनकी पासवान थी जिनका नाम था गुलाब राय। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विजय सिंह को कहा जाता है राजस्थान का यानी मारवाड़ का जहांगीर। मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना। और जो इनकी पासवान गुलाब राय है, इनको मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। मारवाड़ की नूरजहां, या इसे हम कह सकते हैं नूरजहां का नमूना। गुलाब राय को याद रखना। और गुलाब राय किसकी पासवान थी? मारवाड़ के शासक विजय सिंह की। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कवि राजा जो श्यामल दास की पढ़ रहे थे जानकारी, जिनका जन्म 1837 में हुआ था। एक याद रखना, इनकी यदि मृत्यु की बात की जाए तो 1893 में कवि राजा श्यामल दास की मृत्यु 1893 में हुई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने कवि राजा श्यामल दास दतीवाड़िया के बारे में पढ़ा। जन्म 5 जुलाई 36 को ढोलकिया गांव भीलवाड़ा में जन्म हुआ। इन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। वीर विनोद की जानकारी अवधि भाषा में 21 वर्षों का समय लगा, 1 लाख रुपए लगे। ये तीनों ही शासकों के कृपा पात्र थे, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। याद रखना, फतेह सिंह ने इस वीर विनोद नामक ग्रंथों पर एक बार पाबंदी लगाई थी, और इन कवि राजा श्यामल दास को 2 उपाधि दी गई। केसरे हिंद की तो उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और मेरे प्यारे बच्चों, वीर कवि राजा की उपाधि दी गई थी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, क्योंकि सज्जन सिंह इनके दरबारी कवि थे। और वीर विनोद नामक ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? मेवाड़ राज्य का इतिहास। और वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है भाई, राजस्थान के 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। ठीक है, इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ठीक है, और एक जानकारी ये भी मिलती है कि एक मारवाड़ के शासक हुआ करते थे विजय सिंह, और उनकी पासवान थी गुलाब राय। तो विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना कहते हैं, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां या नूरजहां का नमूना कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, और उन इतिहासकारों से हमें राजस्थान के इतिहास की खूब सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बहुत और इतिहासकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।